अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन के हवाले से। अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं, कहाँ से वेरीफाई करना है, फिर उनको लेके कहाँ जाना है, उनकी टाइमिंग्स क्या है और कुछ की वैलिडिटी भी है। आपके जो वेरीफाइड जो डॉक्यूमेंट्स है वो कितने अरसे के लिए वैलिड है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो जिस जगह हमने जाके अटेस्ट कराना है उनके टाइमिंग्स और उनकी फ़ी कितनी है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल बताऊंगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन के प्रोसेस में आसानी हो जाए। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने मैट्रिक और एफएससी के बेस पे चाइना आ रहे हैं, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस के लिए आते हैं तो अपने एफएससी के बेस पे आते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। उनके लिए ये प्रोसेस है कि आपने आपका जो बोर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बोर्ड था वो पेशावर बोर्ड था, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं पेशावर। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर बोर्ड, अगर आपका पंजाब बोर्ड है या कहीं और है तो अपने उस बोर्ड में जाएंगे और वहाँ पे आपने फिर चालान वगैरह लेके और सबमिट करना है। उसकी फ़ी इतनी नहीं है, 240 समथिंग इसी बीच में है। एवरेज 250 रख लेते हैं एक डॉक्यूमेंट्स की। तो ये एक ही दिन में हो जाता है, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। और चालान फॉर्म जो अपना चालान फ़ी है वो भरने के लिए आपने थोड़ा सा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, बाकी एक ही दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जब आप वहाँ से वेरीफाई करते हैं अपना मैट्रिक और एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स, वो वेरीफाई होने के बाद आपने आईबीसीसी जाना है। आईबीसीसी जो है वो इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, वहाँ पे आपने जाके दोबारा से वेरीफाई करना है। वहाँ ले जाने के लिए जो आपने अपने बोर्ड से जो आपने वेरीफाई किए हैं उनकी जो सील्ड एनवेलप है आपने वो खोलना नहीं है, आपने डायरेक्ट आईबीसीसी को हैंड ओवर करना है वहाँ पे जाके वेरिफिकेशन कराते हुए, क्योंकि उनको वो सील्ड एनवेलप ही चाहिए। तो आईबीसीसी आपने जितनी जल्दी हो सकता है, यानी कि ऑफिस टाइमिंग में आप आईबीसीसी जाएं। तो आईबीसीसी जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपने जो चौक है आईबीसीसी के पास, उधर से आप चौक में अगर इस तरफ खड़े हैं तो आपके राइट साइड पे स्टाम्प पेपर वालों के शॉप से आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके अपना चालान फॉर्म लेना है और जो दूसरा जो एक और फॉर्म आपको दे देंगे जिसमें ये मेंशन है कि आप कौन कौन से डिग्रीज अपने अटेस्ट करा रहे हैं, यानी कि फ़ोटोकॉपीज़ भी है या ओरिजिनल है, उनकी सारी जो क्वांटिटी है वो आपने वहाँ पे लिखना है। तो उनकी फ़ी पर आपके डॉक्यूमेंट्स 300 to 400 है, इतना ज़्यादा नहीं है। आईबीसीसी में आप अपना चालान फॉर्म नेशनल बैंक जो कि जिटिन मरकज़ में भी है, वहाँ पे जाके आप अपना फ़ी भर सकते हैं अगर आप जल्दी आईबीसीसी पहुँच गए हैं तो। नहीं तो थोड़ी देर में जो लोग आते हैं वहाँ पे मैंने ख़ुद देखा कि उधर ही आपके फ़ी जो है वो सबमिट हो सकते हैं। वहाँ पे जब आप अपना फ़ी अपने सबमिट करने के बाद आप डाउनस्टेयर्स जाएंगे। वहाँ पे आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है और जो आपने पहले अपने बोर्ड से सबमिट वेरीफाई करवाए हैं उनकी जो सील्ड एनवेलप है वो उनको दे देंगे। तो वो जो सील्ड एनवेलप को देख के ही आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट करेंगे फॉर फर्दर वेरिफिकेशन, उससे पहले नहीं। क्योंकि मैं एक दिन पहले गई थी, मैंने करवाया था पेशावर से 2018 में, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जो आपके बोर्ड से वेरीफाई होती है आपके डॉक्यूमेंट्स, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की है, ये आप याद रखिएगा। 6 मंथ के बाद आपका जो सील्ड एनवेलप है वो मतलब किसी काम का नहीं रहेगा। तो लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिए, जो आपका सील्ड एनवेलप है वो आपने अपने पास लाजमी संभाल के रखना है जब तक आपका आईबीसीसी से वेरीफाई ना हो जाए, ठीक है। तो अब जब आप सबमिट करेंगे आपको वो टाइम देंगे कि आपने 4 बजे 2 से 4 के बीच में आके आपने अपना डॉक्यूमेंट्स जो है जो वेरीफाइड वहाँ से हो गए होंगे वहाँ से उठाना है। तो इन सब के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका किसी चाइना के किसी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाती है, और जैसे कि हम सबको पता है कि पहले हमारे ईमेल में आती है सॉफ्ट फॉर्म में,
तो आपने उसी टाइम ही अपनी ये वेरिफिकेशन का काम और इन सब का काम शुरू कर देना है। और अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आप श्योर है कि आपको स्कॉलरशिप या एक्सेप्टेंस लेटर मिल जानी है, तो आपने वो भी उससे पहले आप मतलब तब भी आप स्टार्ट करें अपना वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, 2 से 4 बजे के बीच आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो अगला क्या प्रोसेस है? अगर आप अपने बीएस या मास्टर्स के बेस पे चाइना में आपने अप्लाई किया है, बीएस के बेस पे मास्टर्स कर रहे हैं या मास्टर्स के बेस पे पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या प्रोसीजर है? आप अपने डिग्रीज़ HEC से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसका प्रोसीजर क्या है कि आप अपनी डिग्रीज डायरेक्ट HEC के ऑफिस नहीं ले जाएंगे। आपने सबसे पहले HEC के उसमें जाना है, वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है डिग्री अटेस्टेशन सर्विस का, सर्विस वाले लिंक पे जाके, ठीक है। आप वहाँ पे आपके CNIC अपलोड होगा और उसके साथ साथ काफ़ी जो आप अटेस्ट करना चाह रहे हैं, प्लस अगर आप अपनी डिग्रीज़ के फ़ोटोकॉपीज अटेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी अपलोड होगा, ठीक है। और आपके CNIC का बैक और फ्रंट दोनों अपलोड हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आप जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म में ये सब सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद स्क्रूटिनाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे शुरू होता है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आप वो सारे अंडर स्क्रूटिनी चले जाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। आप याद रखिएगा, आपने ये सबसे पहले आपने जैसे अप्लाई किया वो सजेस्ट कि जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और आपको लगता है कि आपके चांसेस है वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर आने का, तो प्लीज़ तभी शुरू कीजिएगा, क्योंकि स्पेशली HEC में बहुत टाइम लगता है। जब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अंडर स्क्रूटिनी होते हैं, वो 10 से 15 दिन तो लगा लेते हैं, मिनिमम 1 वीक अपने जहन में रखना है आपने कि अंडर स्क्रूटिनी ही रहेगी। आपको जब ये अंडर स्क्रूटिनाइजेशन वाला प्रोसेस ख़त्म होगा तभी जाके आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जब आपको अपॉइंटमेंट मिले तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले HEC में जाएंगे। तो जो उसका गेट है H9 में HEC है, अगर आपको नहीं पता तो H9 में जो आई थिंक फैज़ अहमद स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन उसके पास है। लेकिन जो मेन गेट है आपने उसमें नहीं जाना है, आपने थोड़ा सा आगे नमल की तरफ जो रास्ता जा रहा है उधर आके एक ढाबा भी है, उस ढाबे के बिल्कुल आमने सामने जो डिग्री अटेस्टेशन का प्रोसेस वहाँ पे सारा होता है। याद रखिएगा, जैसे आप वहाँ पे जाएंगे सबसे पहले आपने गेट से जो बंदा या एक लेडी भी होती है उनसे आपने टोकन लेना ना भूलिएगा। हो सकता है वो किसी वजह से आपको नहीं देखेंगे और आपको नहीं बताएंगे कि टोकन लेना है, लेकिन वहाँ से टोकन लाजमी लेना है, आपने भूलना नहीं है। उसी पेज पे आपको आगे बुलाएंगे, टोकन लेना है आपने। टोकन लेने के बाद आप अपने जो बारी का इंतज़ार करेंगे और जो एक विंडो है उसमें आपको जब आपके टोकन से बुलाया जाएगा, तो आप टोकन नंबर से बुलाया जाएगा तो आपने विंडो में जाना है, अपनी सारी जो डिग्रीज़ है उनको दिखाना है सारा। वो सारा एक प्रोसीजर होता है, वेरीफाई समथिंग, वो देखिएगा और आपको फर्दर बताएगा कि आपने चालान फॉर्म देगा आपको अपने आगे जाके आपके जो डिग्रीज और बाकी जो आपने अर्जेंट करवाया है या नॉर्मल करवाया है उसकी फ़ी भरने। तो उसकी फ़ी के स्ट्रक्चर क्या है? उसके फ़ी के स्ट्रक्चर ये है कि पर डॉक्यूमेंट्स का आई थिंक 1000 है या 700 कुछ है, 1000 एवरेज रख लेते हैं, और 500 जो है वो आपके कॉपीज़ का है। और अगर आप अर्जेंट कर रहे हैं, अपना जो अपॉइंटमेंट आपने अर्जेंट करवाया है, तो उसमें आपको 5000 पे करना है, और नॉर्मल जो है वो 2000 समथिंग है, ठीक है। और फिर आप अपने चालान फॉर्म जब भरेंगे तो आप बिल्कुल उसी चालान फॉर्म अपना फ़ी भरेंगे, बिल्कुल उसी विंडो के पास ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वो आपको अगेन टाइम देंगे कि आपने 2 बजे 3 बजे 4 बजे आना है, ठीक है। तो आप टाइम का ख्याल रखिए और 2-3 बजे में अपने जो वो डिग्रीज़ है वो वहाँ से ले लीजिए। अब क्या होता है कि अब आपने वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जाने से पहले आपने पहले मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपना सारा जो
सारे जो डिग्रीज़ हैं, अब मैट्रिक से लेके एफएससी से लेके एफएससी फिर बीएस की डिग्री और या मास्टर्स जो भी है वो आपने मोफा से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट कराने हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप अगर मोफा में जाएंगे तो बिल्कुल शुरू में ही आपके राइट साइड पे एक विंडो है, वहाँ से आपने टोकन अब टिकट्स लेने हैं। तो जितने आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वांटिटी है उतने ही टिकट्स आप लेंगे, जो 25 रुपये के पर टिकट आता है, ठीक है। तो अगर क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ अपने डिग्रीज़ ही नहीं बल्कि आप अपने जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटेस्ट कर लेते हैं, जो कि लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके फादर के नाम पे है या आपके भाई के या किसी और रिश्तेदार के नाम पे है, आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ के, तो आपने वो उसका एफआरसी जो आपका फैमिली जो पूरा एक रिकॉर्ड होता है वो आपने वहाँ से अटेस्ट कराना है, या आपने निकाहनामा अटेस्ट कराना है, या आपने कुछ भी और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने एचएससी से लाजमी अटेस्ट कराने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने विंडो से वो छोटे जो टिकट्स है वो ले लिया है, वो लेके आपने अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद आपने बैठना नहीं है, आपने सीधा जो आपके राइट साइड पे जो फर्स्ट विंडो है सबसे पहले वहाँ जाएंगे। वहाँ पे आपको एक फॉर्म थमा दिया जाएगा। उस फॉर्म में ही सारा जो मोफा से क्या क्या चीज़ें अटेस्ट होती हैं उनकी सारी डिटेल्स है, और आपने क्या करना है, उन पे टिक करना है जो जो आप अटेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ एफएससी और मैट्रिक का करना या मैट्रिक का करना है तो आप उन पे टिक करेंगे, और आप अगर उनके जो ओरिजिनल और कॉपीज़ दोनों करनी है तो आप उनकी क्वांटिटीज़ भी लिखनी है कि 1 या 2। इसी तरह आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सारे डिटेल्स, मतलब कितने कितने हैं उनकी क्वांटिटी की आपने वहाँ पे डिटेल्स बतानी है। फिर अपना नाम, CNIC नंबर, और साइन करने के बाद उस फॉर्म को आपने हाथ में लेंगे, और अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने अटेस्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लाए हैं वो अपने हाथ में लेंगे। तो 2 लाइन्स है, एक लेडीज़ के लिए है और एक जेंट्स के लिए। तो अपने अपने हिसाब से अपने लाइन में खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद वहाँ पे आपकी जब बारी आएगी तो सबसे पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद प्लस आपने जो अभी फॉर्म फिल किया है उसमें डिटेल्स और जो आप डॉक्यूमेंट्स लाए हैं उनकी मतलब टेली करेंगे कि सही है या नहीं, फिर आपको टोकन दिया जाएगा, ठीक है। टोकन देने के बाद आप दूसरी तरफ अपने लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो सारे विंडोज़ लगे हुए हैं जिनमें नंबर्स चल रहे हैं कि कौन से विंडो में आपकी नंबर आ सकती है, उस हिसाब से देखें, ठीक है। और जब आपकी बारी आ जाती है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले जाना है। वो आपसे थोड़ा सा डिटेल पूछेंगे, नाम, CNIC नंबर वगैरह। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट होंगे। आपको कहेंगे कि आप बाहर जाएं, और बाहर जाने के बाद आपने इंतज़ार करना है, ठीक है। और लेडीज़ के लिए अलग थोड़े से कुछ बेंच वगैरह लगे हुए हैं, और जेंट्स तो कहीं भी बैठ जाते हैं। खैर उसके बाद आप विंडो नंबर 9 बाहर है, ठीक है। आपको अगर कहा जाएगा कि बाहर जाए विंडो नंबर 9 पे तो आप बाहर जाएंगे, और अगर लेडीज़ है तो बिल्कुल सामने चेयर्स वगैरह हैं उसमें आप बैठ जाएंगे थोड़ी देर। और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग जाते हैं जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। आपको उसी टोकन नंबर पे मिल जाएंगे जो आपको दिया गया था, ठीक है। तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले लेंगे। तो HEC में आपने सबसे पहले किस चीज़ का, मोफा में आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना है कि 2 चीज़ों का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, बल्कि एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, वो है टाइमिंग। अगर आपने अपना डिग्री वगैरह आप सब कुछ क्लियर है, आपका कहीं फिर मोफा अब IBCC और बोर्ड वाला कोई मसला नहीं है, तो आप जब मोफा जाएंगे तो टाइम पे जाइएगा, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके आप पहुंच जाइए और उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लेट पहुंचते हैं, ठीक है, और आपका नंबर लेट है तो 12 बजे से पहले आपने टोकन लेना है। कुछ भी हो जाए, 12:01 पे भी, 12:01 भी हो जाए वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने 12 बजे से पहले टोकन लिया हुआ है और आपको आपकी नंबर नहीं आई, आप बाहर गए थे या फ्रेश होने गए थे या जो भी हो,
मतलब कभी कभी इस तरह हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, आपका नंबर बाद में आ जाता है, बहुत लेट होता है। तो कुछ लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और लेकिन 12 से 12:30 के बीच में वो आपको अंदर जाने नहीं देंगे। जो अंदर बैठे हुए हैं वो अगर बाहर निकलते हैं वो फिर अंदर नहीं जा सकते जब तक गेट ना खुले। और जब गेट खुल जाएगा 12:30 पे, तो आपका टोकन, जिनके पास टोकन होगा, जिन्होंने 12 बजे से पहले टोकन लिया हुआ है, उनको अंदर जाने दिया जाएगा और किसी को भी नहीं, ठीक है। तो 12 बजे से पहले अगर आपने टोकन लिया हुआ है तो आप ज़रूर जाइए, अगर आपने टोकन नहीं लिया हुआ है तो आपको जाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो आप ना जाइएगा। तो दूसरा हाँ, दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए आपके पास टेस्ट होके, उसी जगह पे तकरीबन थोड़ा सा वेट कर लें, कोई 10-20 मिनट वेट कर लें, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 घंटे में आपके जो डॉक्यूमेंट्स पे जो पीछे QR कोड लगा हुआ है, उसको किसी भी एक QR कोड स्कैनर डाउनलोड करें अपने फ़ोन में, और उस QR कोड को चेक कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं या नहीं। वरना आपको जब आप जेडी के ऑफिस में जाएंगे और अगर आपका मतलब वहाँ पे प्रोसेस चल रहा होता है, वो जब चेक करेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेशन के बाद अपलोड हो गए या नहीं, और वहाँ अगर आपका नहीं हुआ, आपको दोबारा वापस वो मोफा भेज देंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ा प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपने उसी टाइम चेक करना है कि जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स को मतलब अटेस्ट करवाया है, आप उसमें चेक कर ले QR जो कोड है उसको स्कैन करके कि अपलोड हो गए हैं या नहीं। एक एक करके सबको चेक करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मोफा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये 2 चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मोफा में, वो अपने 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एंड 2000 के आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। आपने देखना है कि 12 बजे से पहले आप एटलीस्ट टोकन ले लें, अगर आपने लेट ही अपना सब प्रोसेस जारी करना है तो। दूसरा ये कि आपका जब मतलब आपको डिग्री आपको अटेस्ट होके मिल जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपने चेक करना है कि आपने QR कोड जो है उसको आपने किसी भी QR कोड स्कैनर से डाउनलोड करके आपने चेक करना है कि वो अपलोड हो गए हैं या नहीं। तो मैट्रिक FSC के जो डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन से लेके आपने अपना हाईएस्ट जो डिग्री है या जो भी दूसरे आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अटेस्टेशन तक, ये सारा प्रोसेस मैंने आप सबको समझा दिया इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियो साबित होगी, और आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिली होगी कि आपने कहाँ जाना है, सबसे पहले आपने कौन सी डिग्री अटेस्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी है। और इन पे मैं एक बोनस पॉइंट बता दी जाऊँ कि आप सबको कि अगर आप अपने BS या जो आपके मास्टर्स की डिग्री है, उसके बेस पे अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपको अपने मैट्रिक और FSC के जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरिफिकेशन के प्रोसेस, जो एक खवारी वाला काम है, उसके थ्रू जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिर्फ BS और जो मास्टर्स की डिग्रीज़ हैं उन्हीं को HEC से वेरीफाई करवाएं, HEC से अटेस्ट करवाएं और फिर मोफा से करवाएं, ठीक है। तो ये मैंने ख़ुद स्पेशली ये क्वेश्चन मैंने मोफा वालों से किया कि ये लाजमी तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए एक कि ये आपकी ख्वारी से बच जाएंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आप अपने जो प्रोसेस है उसको इसी तरह स्मूथली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे कि आपने पहले कहाँ जाना है, कहाँ पे कितना टाइम लगता है और कहाँ पे कितनी फ़ी लगती है और किस डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी क्या है। आई होप कि ये वीडियो देख के आप सबको आइडिया हो गया होगा काफ़ी चीज़ों का। तो जाते हुए मैं यही कहूँगी कि सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जिनको जो स्टूडेंट्स चाइना आ रहे हैं या इसी प्रोसेस में हैं उनसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो और जो यहाँ के बाद हमने कहाँ जाना है, मोफा के बाद तो हमने जेरी जाना है, जो कि चाइनीज़ वीज़ा सेंटर है, मतलब वीज़ा सर्विस सेंटर है इस्लामाबाद में। और उसके क्या प्रोसीजर्स है, उसके लिए आपने कहाँ से फॉर्म जो है एप्लीकेशन
अपना एप्लीकेशन वाला फॉर्म आपने फ़िल करना है और कहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेना है, उसमें कितना टाइम लगता है, उसकी फ़ी कितनी है, उसके प्रोसीजर कितना है, और जेरी के ऑफिस जाके क्या क्या आपने करना होता है, ये सारा मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। और इंशाल्लाह अगले वीडियो में ये सारे डिटेल्स भी आपसे शेयर करूँगी। फिर तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।